हॉल के बीचों बीच लोहे की एक मजबूत कुर्सी पर बंधा संकल्प चारों तरफ से बादशाह के खूंखार आदमियों से घिरा हुआ था। उन सब की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वे किसी भी पल उस पर टूट पड़ेंगे। उनके चेहरे की ठंडी मुस्कान और शरीर में फैला हुआ तनाव संकल्प को एहसास दिला रहा था कि इस बार हालात उसके बस में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गौतम के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जमी थीं, मानो वो सिर्फ सुनील दुरेजा के आने का इंतजार कर रहा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये खेल कैसे खत्म होगा। लेकिन इस पूरे माहौल में एक दिल था जो बेचैनी से धड़क रहा था, अवनी का। उसकी आंखों में डर, शक और जिज्ञासा सब एक साथ तैर रहे थे। अवनी ने गौतम का हाथ पकड़ा और उसे साइड में ले जाते हुए सीरियस टोन में बोली, गौतम, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग, ये गुंडे तुम्हारे लिए क्यों काम कर रहे? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें पहले से संकल्प के बारे में सब पता था? तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अवनी के सवाल रुक ही नहीं रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़कर गौतम के बिल्कुल पास आ गई ताकि उसकी आंखों में झांक कर जवाब ले सके। गौतम बस शांत आंखों से उसे देखता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था, लेकिन आंखों में हल्की सी नरमी थी। अवनी, अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अवनी को उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला, लेकिन गौतम की आवाज में एक अजीब सा भरोसा था जिसने उसके मन को थाम लिया। गौतम ने उसके हाथ पर हल्के से अपना हाथ रखा और कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ सही समय पर साफ हो जाएगा। अवनी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। गौतम ने एक बार फिर अपनी नजरें दरवाजे की तरफ मोड़ ली, मानो वो जानता हो कि तूफान अब दरवाजा खटखटाने वाला है। इस बीच सुनील दुरेजा बेचैनी से अपने घर में इधर से उधर टहल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका बेटा संकल्प उसके दुश्मन के कब्जे में था और उसके पास समय बहुत कम था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गौतम का सामना कैसे करे। उसके पास 1500 करोड़ की फिरौती देने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी और उसने तुरंत अपना फोन उठाया। कुछ सेकंड्स की घंटी के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा। उस तरफ से एक भारी, रूखी और गुस्से से भरी आवाज आई, क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? सुनील ने उस शख्स को बताया कि एक मामूली से आदमी ने उसके बेटे संकल्प को किडनैप कर रखा था और उससे 1500 करोड़ की फिरौती मांगी थी। लेकिन वो आधा सच था, जिसे सुनील ने बड़ी ही चालाकी से झूठ बनाकर पेश किया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सुनील, अपने बेटे को तमीज सिखा दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। सुनील ने गहरी सांस लेते हुए शांत और दबाव भरे लहजे में कहा, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। संकल्प ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन याद रखिए, मैंने कई बार आपके लिए अपनी वफादारी साबित की है और उसके एवज में आपको आज मेरी मदद करनी होगी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उस आदमी की आवाज थोड़ी नरम हुई, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम फिलहाल उसके पास 1500 करोड़ लेकर जाओ, मैं वहीं आऊंगा और तुम्हारे पैसे देने से पहले उस आदमी को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर सुनील के चेहरे पर एक राहत फैल गई। उसने धीरे से सिगार के धुएं का एक घेरा हवा में छोड़ा और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही बात चमक रही थी, गौतम का अंत। वो सुनसान, अधूरा पड़ा और धूल से ढका हुआ बंजर रिसोर्ट, जहां कभी सपनों का महल बनने की शुरुआत हुई थी, अब वहां सिर्फ डर, साजिश और हिसाब किताब की महक फैली थी। हॉल के बीचों बीच लोहे की मजबूत कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ संकल्प सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर चोटों के निशान, होंठ फटे हुए, आंखों में नफरत और हार का मिला जुला रंग। लेकिन सबसे गहरी चोट उसके दिल में थी। जब से उसने अपने पिता सुनील दुरेजा को फोन पर गौतम के सामने झुकते सुना था, उसी पल उसकी अकड़ चूर चूर हो चुकी थी। उसके सामने एक बड़ी सी ऊंचे बैक वाली कुर्सी पर मानो किसी राजा की तरह बैठा था गौतम। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह संकल्प पर टिकी थीं, लेकिन चेहरा ठंडा और सीरियस था। किनारे पर खड़ी अवनी का दिल बेचैन था। उसके मन में सवालों का सैलाब था, जैसे गौतम यहां क्या कर रहा है, ये सब कैसे जुड़ा है, ये गुंडे इसके लिए क्यों काम करते हैं। लेकिन गौतम के कहने पर उसने अभी चुप्पी साध रखी थी। तभी बाहर से किसी महंगी गाड़ी का ब्रेक लगाने की तीखी आवाज आई।
अगले ही पल भारी कदमों की गूंज हॉल में फैलने लगी। दरवाजा खुला और भीतर दाखिल हुआ सुनील दुरेजा, हाथ में एक काला ब्रीफ केस थामे। उसकी आंखें सीधे अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नजर कुर्सी से बंधे चोटिल हालत में बैठे संकल्प पर पड़ी, उसका दिल हल्का सा पिघल गया। वहीं संकल्प भी अपने पिता को वहां देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह बोला, डैड। दोनों की आंखें मिली, एक में दर्द, दूसरे में बेबसी, लेकिन बीच का फासला सिर्फ गौतम और उसके इरादे से भरा था। सुनील आगे बढ़ा और गौतम के सामने आकर रुक गया। अवनी भी उसके बगल में खड़ी थी। सुनील ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके लहजे में एक तंज छुपा था। तुम्हारी आंखें बिल्कुल गीता जैसी हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारी फितरत भी अपनी मां जैसी होगी। सुनील का यह ताना अवनी के दिल को चुभ गया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, गौतम बोल पड़ा। ये बात असल में आप पर ज्यादा लागू होती है मिस्टर दुरेजा। जिस तरह आपने अपनी पूरी जिंदगी काली करतूतों में गुजार दी, आपका बेटा भी आप ही की तरह चालबाज निकला और आज उसे इसी बात की सजा भुगतनी पड़ रही है। सुनील की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी मुट्ठी कसकर, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है गौतम, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम्हें तो खुद तुम्हारे अपनों ने बर्बाद करना चाहा। यह सुनकर गौतम की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी जिज्ञासा चमकी, लेकिन उसने अपने भाव छुपा लिए। वहीं अवनी को सुनील की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो उससे बोली, आखिर आप कहना क्या चाहते? सुनील ने उसकी तरफ सीधा देखा और एक गहरी सांस लेकर वो सच उगलने लगा। तुम्हारी मां गीता ने मुझे फोन किया था। उसने मुझसे कहा कि मैं गौतम और तुम्हें एक दूसरे से अलग करने में उसकी मदद करूं। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। सुनील ने आगे कहा, क्योंकि मैं गीता को अपनी अच्छी दोस्त मानता था, मैंने अपने बेटे संकल्प से कहा कि वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करे, लेकिन मैं गीता की फितरत से पहले से वाकिफ था, इसलिए मैंने संकल्प से कहकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जिसे जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। अवनी की आंखें फैल गईं, उसकी सांस जैसे अटक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी मां उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसकी नजरें सुनील के चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो उसके हर शब्द को परख रही हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल बिखर रहा था। हॉल का माहौल अब बारूद की तरह सुलग रहा था। हवा में एक खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले की अजीब सी शांति को बयां कर रही थी। गौतम अपनी कुर्सी पर टिककर ठंडे और नपे तुले लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर सुनील। बस चुपचाप शर्त के 1500 करोड़ रुपए दे दो। गौतम के शब्द सुनकर अवनी के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसकी आंखें एक पल को चौड़ी हो गई और वो अपने मन में बड़बड़ाई, ये क्या कह रहा है गौतम? ये तो बिल्कुल किसी पैसों के पीछे भागने वाले क्रिमिनल जैसा लग रहा है। सुनील बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा काला ब्रीफकेस था, जिसे उसने धीरे से गौतम के सामने रख दिया। जो तुम्हें चाहिए वो इसमें है। गौतम ने हल्की सी स्माइल दी और बिना जल्दबाजी दिखाए धीरे से ब्रीफकेस का लॉक खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, उसके भीतर रखी चीज देखकर माहौल एकदम बदल गया। पैसों की जगह अंदर एक मोटी फाइल थी, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिस पर अवनी ने संकल्प के साथ साइन किया था। सुनील के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। ये उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जिसे तुम्हारी बीवी अवनी ने मेरे बेटे संकल्प के साथ साइन किया था। जब तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, तब तक तुम मेरा या मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर तुमने जरा भी कोशिश की तो मेरी लीगल टीम इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अवनी के खिलाफ केस कर देगी और फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। अवनी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा लिया हो। वहीं संकल्प के चेहरे पर खुशी और जीत की चौड़ी मुस्कान आ गई। यू आर द बेस्ट डैड। लेकिन इस तनाव भरे पल में भी गौतम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी हॉल में गूंज उठी, जिससे सुनील, संकल्प और यहां तक कि अवनी भी एक पल को चौंक गए। मिस्टर दुरेजा, आपने अपनी लीगल टीम को यह कॉन्ट्रैक्ट कल दिया था, है ना? लेकिन एक रात में तो पूरी दुनिया भी बदल सकती है। लगता है कि आपकी लीगल टीम ने आपको अभी तक खबर नहीं दी है। सुनील की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? 1 मिनट रुकिए। गौतम ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ फिरोज, अब वक्त आ गया है।
अगले ही कुछ सेकंड्स में सुनील और संकल्प के फोन लगातार बजने लगे। नोटिफिकेशंस की मानो जैसे बाढ़ आ गई। सुनील ने जैसे ही अपना फोन चेक किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देश भर के न्यूज चैनल्स पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी कि सुनील दुरेजा की कंपनी पर कई सालों से गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा था। सारे सबूत सरकारी एजेंसीज के पास पहुंच गए थे। उसकी लीगल टीम ने उसका साथ छोड़ दिया था और पुलिस ने सुनील और संकल्प की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। और तो और सरकार ने दुरेजा ग्रुप के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए थे। फोन की स्क्रीन पर उनके पुराने घोटालों की तस्वीर, सबूत और गवाहों के बयान चल रहे थे। सुनील के होंठ कांपने लगे। संकल्प के चेहरे से रंग उड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और इसी बीच गौतम की नजरों में जीत की ठंडी चमक और गहरी हो गई। वहीं अवनी अब भी हैरान थी कि वो सब कैसे हुआ। वो सब देखकर सुनील की आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पर हार की शिकन और बदले की आग एक साथ जल रही थी। एक पल को उसने चुप्पी साधी, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। तुम्हें पता नहीं है गौतम, तुमने किससे पंगा लिया है। अब आज अभी इसी वक्त तुम और तुम्हारी ये बीवी अवनी मेरा कहर भुगतोगे, और जब गीता खून की आंसू रोएगी तभी जाकर मुझे चैन मिलेगा। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। सुनील ने जोर से ताली बजाई और तभी कांच के टूटने की आवाज गूंजी। रिसोर्ट के हॉल की ऊंची कांच की खिड़कियां एक साथ चकनाचूर हो गईं और उनके टुकड़े चमकते हुए फर्श पर बिखर गए। अगले ही पल दर्जनों हथियारबंद गुंडे अंदर घुस आए। उनकी चाल, उनकी आंखों का तेवर, सब खून की प्यास बयान कर रहे थे। अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसके होंठ हल्के से कांपे। गौतम, ये इतने सारे लोग। लेकिन गौतम की आंखें ठंडी और स्थिर थीं। उसने बिना पलक झपकाए उन गुंडों का मुआयना किया। तभी सुनील तिलमिलाते हुए बोला, क्या देख रहे हो गौतम? ये लोग दूसरों की तरफ बिकाऊ नहीं है। ये अपने मालिक का हुक्म मानना जानते हैं और उसके लिए वफादार हैं। तुम इन्हें खरीद नहीं सकते। सुनील की मुस्कान में जहर घुला था। उसने अपने हाथ से अपने आदमियों को इशारा किया, इन दोनों को और इनके साथियों को खत्म कर दो। अगले ही पल उसके गुंडे बाढ़ की तरह गौतम और अवनी पर टूट पड़े। लेकिन गौतम के साथ मौजूद बादशाह के आदमी भी तैयार खड़े थे। उन्होंने ढाल बनकर गौतम और अवनी को घेर लिया और सुनील के गुंडों से भिड़ गए। टकराहट की आवाजें, मुक्कों और डंडों की गूंज हॉल में जैसे किसी रणभूमि का मंजर था। मगर धीरे धीरे सुनील के गुंडे बादशाह के आदमियों पर भारी पड़ने लगे। उनकी संख्या, उनकी बेरहमी सब दबाव बना रहे थे। सुनील ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया। वो झुककर संकल्प के पास पहुंचा और उसकी रस्सियां खोलने लगा। तभी ये गुंडा अवनी की तरफ झपटा। उसकी आंखों में हवस और हिंसा का मिला जुला इरादा साफ दिख रहा था। लेकिन वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही गौतम चीते की तरह आगे बढ़ा और उसने उस गुंडे का हाथ इतनी ताकत से पकड़ा कि हड्डियों में चरमराहट की आवाज गूंजी और अगले ही पल एक घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। गुंडा वहीं धड़ाम से गिर पड़ा कराहते हुए। अवनी की सांसें थम गईं। उसने पहली बार गौतम को इस तरह लड़ते देखा था, तेज, सटीक और निर्मम। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से एक नया शख्स अंदर आया। उसकी चाल में रौब था, आंखों में गुस्सा। यही वो आदमी था जिसे सुनील ने पहले फोन करके मदद मांगी थी। जो गुंडे सुनील अपने साथ लाया था वो सब उसी आदमी के लोग थे। पर जैसे ही उस आदमी की नजर गौतम पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने बिना वक्त गंवाए अपने आदमियों की तरफ मुड़कर आदेश दिया, रुक जाओ सब। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो आदमी तेज कदमों से गौतम के पास गया और सभी को हैरान करते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सुनील ने आपसे दुश्मनी मोल लेने की गलती की है। पूरा हॉल सन्न रह गया और सुनील की आंखें फैल गईं। संकल्प ने चौंकते हुए पलकें झपकाई। अवनी के होंठ हल्के से खुले रह गए और गौतम, वो उस आदमी को पहचान चुका था। लेकिन गौतम के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में हल्की घबराहट तैर रही थी। गौतम का दिल अब तेज धड़कने लगा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो आदमी अवनी के सामने गौतम का वो सच ना खोल दे जिसे उसने अवनी से अभी तक छुपा कर रखा था। आखिर कौन था वो आदमी? क्या वक्त आ गया था जब गौतम अपनी सच्चाई अवनी से बयां करेगा? आखिर आगे क्या होने वाला था? हॉल में कुछ पल पहले तक जो अजीब सा सन्नाटा था, वो अब तूफान की आहट में बदल चुका था। वो आदमी अभी भी जमीन पर बैठे गौतम के पैरों को जकड़े हुए था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा उबाल था कि मानो अगर किसी ने भी गौतम के सम्मान को छूने की हिम्मत की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
वहीं गौतम उस आदमी को पहचान गया था, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोरा सिंह था, रंजोर राजघराने का पुराना वफादार। गौतम नहीं चाहता था कि गोरा सिंह अवनी के सामने उसका सच जाहिर करे, इसलिए उसने गोरा सिंह की बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। लेकिन गोरा सिंह की नजरें अब सुनील और संकल्प पर थीं, तनी हुई, गुस्से से भरी और एक ऐसी ठंडक के साथ जो सीधे हड्डियों में उतर जाए। तुम दोनों ने मेरे मालिक का अपमान किया है। उसने अपने इशारे से अपने आदमियों को बुलाया। लोहे की चेन, मोटे डंडे और मुट्ठियों में लिपटे कड़े सब सुनील और संकल्प की तरफ बढ़ने लगे। परिस्थिति को गंभीर होता देख गौतम धीरे से गोरा सिंह से बोला, गोरा सिंह, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन गोरा सिंह के कानों तक गौतम की आवाज जैसे पहुंची ही नहीं। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही इरादा था, सजा। मालिक, इनके लिए एक ही तरीका है, जो इन्होंने बोया है वही काटेंगे। अगले ही पल गोरा सिंह के आदमियों ने संकल्प को उसके बालों से पकड़कर घसीटा और धड़ाम से फर्श पर गिरा दिया। सुनील पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दो आदमियों ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और एक झटके में घुटनों के बल गिरा दिया। फिर शुरू हुई लोहे की गूंज, डंडों की चोटें, घूंसे, लातें, हर बार सुनील और संकल्प की कराहों को और ऊंचा कर रहा था। गौतम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज तेज थी, बस करो गोरा सिंह, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। लेकिन गोरा सिंह का गुस्सा अभी भी उफान पर था। उसने बिना गौतम की तरफ देखे हाथ उठाकर इशारा किया और उसके आदमियों ने वार और तेज कर दिए। हर डंडे की चोट के साथ सुनील की आंखों में डर और दर्द गहराता जा रहा था। संकल्प के होंठ फट गए थे, माथे से खून की पतली धारा बह रही थी। जिसने मेरे मालिक को चुनौती दी है, उसका अंजाम यही होगा। गौतम अब सचमुच चिंतित हो गया था। ये सिर्फ सजा नहीं, ये तो खुला कत्लेआम बन रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, गोरा सिंह, मैंने कहा बस, ये मेरा आदेश है। इस बार गौतम की आवाज में वो राजसी रुआब था जो सिर्फ उसके पुराने वफादार ही पहचान सकते थे। गोरा सिंह के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने अपने आदमियों की तरफ हाथ उठाकर रोकने का इशारा किया। सुनील और संकल्प फर्श पर पड़े हाँफ रहे थे, कपड़े फटे हुए, चेहरों पर चोट के निशान और आंखों में हार कसाया। हॉल की हवा में पसीने, खून और डर की मिली जुली गंध फैल चुकी थी। गौतम ने एक लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर अवनी को देखना चाहा, लेकिन वहां खाली जगह थी। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। उसने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। दरवाजा खुला था और बाहर से उसकी अपनी कार की आवाज सुनाई दे रही थी। गौतम का दिल बैठ गया। अवनी जा चुकी थी। उसे तुरंत समझ में आ गया। अवनी ने वहां जो कुछ देखा था, उसने उसे भीतर तक डरा दिया था और शायद अब उसे गौतम पर भी शक हो गया था। गौतम की आंखों में चिंता की एक परत उभरी, लेकिन उसके होंठ कस गए। मुझे अपनी को समझाना होगा, इससे पहले कि उसका डर उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दे। हॉल का माहौल अब तक सिर्फ टकराव और खामोशी के बीच झूल रहा था। हवा में पसीने, धूल और डर की मिली जुली गंध थी। गौतम का चेहरा बाहर से शांत था, पर आंखों के पीछे गहरी चिंता की परत थी, अवनी की चिंता। लेकिन उस पल में अवनी के पीछे भागना गौतम के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ठीक उसी वक्त गोरा सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी गहरी गरजती आवाज में कहा, सुनील, घुटनों के बल बैठ और मालिक के पैरों में सिर रख। मालिक जैसे शब्द पूरे हॉल में गूंज गया। सुनील ने भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर एक पल को उलझन और गुस्सा दोनों तैर गए। वो चौंकते हुए बोला, ये आखिर है कौन? गोरा सिंह की आंखें तेज तलवार की तरह चमकी। उसकी आवाज में गर्व और वफादारी की मिलावट थी। ये रंजोर के वारिस हमारे मालिक गौतम सिंह राठौर हैं। रंजोर का नाम सुनील के कानों में पड़ते ही जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी। उसका गला सूख गया, होंठों पर सूखी लकीरें खिंच गईं। पलक झपकते ही उस ताकत और खौफ का एहसास उसे हो गया जो इस नाम में छुपा था। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने बिना कुछ सोचे, जैसे उसकी टांगों ने खुद ही उसे धक्का दिया हो, गौतम की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। मालिक, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं तो अंधा था। संकल्प बेटा, मालिक से माफी मांगो। गौतम को एक बात की तसल्ली थी कि अवनी के वहां होते हुए उसके रंजोर के वारिस होने का राज नहीं खुला था। सुनील को समझ में आ गया था कि गौतम कौन था और उससे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या हो सकता था। लेकिन हॉल के एक कोने में खड़े संकल्प ने
वो नजारा देखकर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ी थी। उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं, बल्कि वही पुराना अहंकार था। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए नफरत से कहा, डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस आदमी से माफी नहीं मांगूंगा। सुनील ने धीरे से उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में डर से ज्यादा एक चेतावनी थी। पागल मत बनो संकल्प, मैंने जैसा कहा वैसा करो, इसी में हम दोनों की भलाई है। संकल्प ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नो डैड, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, चाहे वो कोई भी हो। सुनील के अंदर का लावा फूट पड़ा। उसने एक लंबी सांस ली, मुट्ठियां भींची और फिर इतना जोरदार तमाचा संकल्प के गाल पर मारा कि वो लड़खड़ा गया। उस थप्पड़ की आवाज हॉल की दीवारों से टकरा कर गूंजी, लेकिन सुनील यहीं नहीं रुका। दूसरा तमाचा, फिर तीसरा और फिर एक जोरदार धक्का। संकल्प का सिर हल्का सा घूम गया, होंठ फट गए और खून की पतली धार किनारे से बह निकली। तू पागल है? रंजोर का राजघराना अगर तेरे खिलाफ हो गया तो तेरी आने वाली पूरी नस्ल का नाम मिटा देगा। हॉल में मौजूद हर आदमी सन्न था। ये वो सुनील नहीं था जो अपने बेटे के सामने भी झुकता था, लेकिन आज ये अपनी जान बचाने के लिए बेटे पर हाथ उठा रहा था। संकल्प का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में पिता के शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे और उसके पिता की मार ने उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में बचा खुचा अहंकार अब डर में डूबने लगा। आखिर उसने धीरे धीरे अपने कदम गौतम की तरफ बढ़ाए। वो गौतम के सामने आया, एक पल के लिए ऊपर देखा। गौतम की आंखों में सख्ती थी, लेकिन वो खामोश खड़ा था। और फिर संकल्प ने घुटनों के बल बैठते हुए दोनों हाथों से उसके पैरों को थाम लिया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। हॉल में खामोशी और भारी हो गई। गोरा सिंह की आंखों में संतोष था। उसके आदमी पीछे हट चुके थे। सुनील भी अब पूरी तरह झुक चुका था, लेकिन गौतम, उसकी निगाहें इन दोनों पर नहीं बल्कि उस दरवाजे पर थीं जहां से अवनी कुछ देर पहले चली गई थी। और गौतम जानता था वो जंग वहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसके लिए एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। हॉल के अंदर का तूफान थम चुका था, लेकिन गौतम के चेहरे पर जरा भी ढील नहीं थी। सुनील और संकल्प दोनों जैसे किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े थे। गोरा सिंह अभी भी अपने मालिक के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। तभी गौतम खुद को संभालते हुए बोला, गोरा सिंह, इन दोनों पर नजर रखना। अगर दोबारा अवनी या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें याद दिला देना कि ये रांझौर की सरहद है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इन्हें यह पता होना चाहिए कि मेरी असली पहचान कभी भी अवनी या उसके परिवार के सामने ना आए। गोरा सिंह ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए सिर झुकाया। उसकी आंखों में साफ था कि वो सिर्फ आदेश नहीं था, बल्कि एक कसम थी कि उन दोनों बाप बेटे की हर हरकत पर उसकी परछाई रहेगी। सुनील ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, लेकिन संकल्प की आंखों में अब भी वही जहर, वही अहंकार तैर रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था कि वो एक न एक दिन गौतम का सारा हिसाब चुकाएगा। गौतम अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बाहर खड़ी गोरा सिंह की काली एसयूवी में बैठते ही दरवाजा बंद किया और सीधा अपने विला की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उसका मन भारी था। विला से कुछ दूरी पर गोरा सिंह की गाड़ी छोड़कर गौतम ने जल्दी जल्दी विला की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचा तो पाया रूम अंदर से बंद था, जिसका मतलब साफ था कि अवनी अंदर ही थी। वो जोर से दरवाजा नॉक करते हुए बड़बड़ाया, अवनी, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कोशिश की, अवनी, देखो, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार भी सिर्फ खामोशी हाथ लगी। गौतम के माथे पर शिकन गहरी हो गई। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, कमरे की बाहर की बालकनी की ओर जाना, जहां से एक खिड़की अंदर खुलती थी। कुछ ही सेकंड्स में वो खिड़की के पास था और हल्के से लैच खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने देखा कि अपनी फर्श पर बेड के कोने के नीचे बैठी थी, दोनों घुटनों को सीने से लगाकर, चेहरा हथेलियों में छुपाए, और उसकी सिसकियां कमरे की ठंडी हवा में तैर रही थी। गौतम ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही अवनी ने उसकी आहट महसूस की, उसने झटके से ऊपर देखा। आंखें लाल, चेहरा भीगी लकीरों से भरा हुआ। वो घबराते हुए बड़बड़ाई, मेरे पास मत आना गौतम, तुम मुझसे दूर रहो। गौतम ठिठक गया। उसकी आवाज में अब कंपन था। अवनी, तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं यहां। तुम हो? लेकिन तुम कौन हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। उसकी आवाज में डर से ज्यादा चोट थी। अवनी ने आंसू पोंछे, लेकिन सवाल रुक नहीं रहे थे। तुमने संकल्प को किडनैप किया,
फिर वो गोरा सिंह जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन जैसा दिख रहा था, वो तुम्हें मालिक कहकर बुला रहा था और तुमने उसे रोका भी नहीं। गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारी पहचान क्या है? गौतम उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी एक एक कदम पीछे हट रही थी। तभी अवनी ने आगे कहा, क्या तुम किसी माफिया से जुड़े हो? क्या तुम्हारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? गौतम से अवनी के सवाल अब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो बेचैन होकर बोला, बस करो अवनी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है गौतम? क्या मैं इतने सालों से किसी ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जिसे मैं जानती ही नहीं? गौतम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने उसे दबा दिया। अवनी, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कभी पहुंचने दूंगा। ये सब जो तुम देख रही हो ना, उसकी अपनी वजह है। तो बताओ वो वजह क्या है, वरना मैं तुम्हारे पास एक पल भी नहीं रुक सकती। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी पसर गई। गौतम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि अब टालने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिर उसने अवनी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो अब तक मैंने तुमसे छुपाया है। और बस वक्त मानो थम सा गया। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं और गौतम के होठों पर वो सच आखिर आ ही गया जिसे वो इतने समय से अपने दिल में दबाए बैठा था। मेरी जिंदगी का ये एक ऐसा सच है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखती है। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। गौतम की आवाज में एक ठहराव था, लेकिन उस ठहराव के पीछे दर्द की एक गहरी परत थी। अवनी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल और माथे पर हल्की सिलवटें लिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं अपनी, बल्कि वो बदनसीब हूं जो अपनी ही किस्मत से लड़ रहा है। अवनी के होंठ खुले रह गए, जैसे उसके दिमाग ने गौतम के इन शब्दों को पकड़ तो लिया हो, पर समझ अभी बाकी हो। गौतम ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों से सीने में दबे सच को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा हो। मैं जैसलमेर नौकरी करने नहीं आया था, बल्कि अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने आया था। यह सुनते ही अवनी की पलकें झपकना भूल गईं। दिल की धड़कन एक पल को थम सी गई। क्या कहा? बदला? गौतम, तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? गौतम की नजरें अब कहीं और चली गईं, अतीत की किसी डरावनी गली में। सबको यही लगता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अवनी, वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि वो एक प्लान किया हुआ मर्डर था। अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसने गौतम की आंखों में झांकने की कोशिश की और वहां उसे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक चुभता हुआ दर्द भी दिखा। मुझे कुछ सबूत मिले हैं, टुकड़ों में, अधूरे, लेकिन इतने कि मुझे यकीन हो गया है कि उनके कातिल अभी भी आजाद घूम रहे हैं। कातिल? गौतम का जबड़ा कस गया। उसकी उंगलियां जैसे अनजाने में मुट्ठी बन चुकी थीं। मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूं अवनी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कमरे में सन्नाटा था। बस अवनी का दिल धड़कने की आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। गौतम ने आगे कहा, फिरोज, विक्रांत, गोरा सिंह सब मेरे साथ हैं इसी मकसद के लिए। हम धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अवनी का चेहरा अब डर से नहीं, हैरानी से भरा था। पहले उसके मन में जो शक था कि गौतम किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़ा था, वो धीरे धीरे मिटने लगा था। उसने गौतम की आंखों में देखा और वहां सिर्फ सच और दर्द था। गौतम? उसकी आवाज में हमदर्दी लौट आई थी। अवनी ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाकर गौतम के करीब आकर कहा, तुमने मुझसे आज तक ये बात क्यों छुपाई? पर अब चाहे जो भी हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गौतम ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी उम्मीद के साथ। मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा और तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यह सुनकर गौतम चौंक गया। अवनी अब भी नहीं समझ पाई थी कि वो जिसे बचाने के लिए पैसा कमाने की बात कर रही है, वो पहले से ही रंजोर के राज परिवार का वारिस था, जिसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ सोचकर गौतम ने उसकी वो गलतफहमी दूर नहीं की, बस उसे देखता रहा। गौतम ने अवनी को अपना सच जरूर बताया था, लेकिन वो एक अधूरा सच था, क्योंकि उस वक्त उसे अवनी के भरोसे की जरूरत थी, ना कि उसके सवालों की। क्या गौतम अवनी की गलतफहमी दूर करेगा? क्या अवनी कभी जान पाएगी कि गौतम रंजोर राजघराने से ताल्लुक रखता था? क्या संकल्प को अभी भी सबक सीखना बाकी था?
गौतम, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। कमरे के चारों कोनों में सन्नाटा पसरा था। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की के शीशे पर ओस की तरह जम रही थी। कमरे में रखे लैंप की रोशनी अवनी के चेहरे पर पड़ते ही उसकी आंखों की नमी को चमका रही थी। वो धीरे धीरे, जैसे हर कदम सोच कर रख रही हो, वो गौतम के करीब आई। गौतम ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी निगाहें अवनी की ओर उठी और एक पल के लिए दोनों की आंखें आपस में थम सी गईं, मानो वक्त ने खुद अपनी रफ्तार रोक दी हो। अवनी ने कांपते होठों से गौतम से कहा, पिछले कई सालों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है गौतम। तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे काम, तुम्हारे हर कदम को शक की नजर से देखा। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ दिल के भीतर जमा पिघलता बर्फ बाहर आना चाहता हो। अवनी के हाथ हल्के से कांपे। उसने अपनी उंगलियों को आपस में कसकर पकड़ा, फिर एक धीमे से साहस के साथ गौतम का हाथ पकड़ लिया। गौतम ने महसूस किया कि उसके हाथ की उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उस ठंडक में एक सच्चाई थी, एक पछतावा था। एक छोटी सी सांस भरते हुए अवनी ने अपनी नजरें झुका ली, पर गौतम अब भी उसी शांति से उसे देख रहा था, जैसे वो उसके दिल का हाल अच्छे से जानता हो। गौतम ने धीरे से अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर अवनी के हाथों को थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन सुकून देने वाली। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं है अवनी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ वो हालात थे, हमारी गलती नहीं। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। उन गहरी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस एक अनकही मोहब्बत थी और एक लंबा सफर जो दोनों ने साथ में तय किया था। लेकिन अवनी के दिल में अब भी सवाल बाकी थे। वो गौतम की आंखों में देखते हुए बोली, एक बात पूछो गौतम। गौतम ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। अवनी के लहजे में सवाल से ज्यादा एक मजबूरी थी। वो माहिरा, क्या उसका भी तुमसे कोई कनेक्शन है? गौतम की उंगलियां थोड़ी कस गईं, जैसे किसी पुराने जख्म को कोई छू गया हो। उसकी नजरें कुछ पल के लिए खिड़की से बाहर चली गईं, फिर वापस अवनी की ओर लौटी। अवनी ने दूसरा सवाल किया, और वो गोरा सिंह, उसका तुमसे क्या रिश्ता है? गौतम का दिल एक पल के लिए धड़कना छोड़ गया। वो अब भी अवनी को अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक गंभीरता थी। गौतम ने अपनी असली कहानी में थोड़ा फेरबदल करते हुए अवनी से कहा, मेरे पिता रांझौर की गद्दी के वफादार थे अवनी, राजा के बहुत करीब, और तुम्हारे दादाजी के दोस्त भी। अपने दादाजी का नाम सुनकर एक पल के लिए अवनी की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसने गौतम की पूरी बात सुननी चाहिए। उसकी पलकें जरा भी नहीं झपकी, मानो वो हर शब्द अपने दिल में दर्ज कर रही हो। गौतम ने आगे कहा, यही वजह थी कि तुम्हारे दादाजी ने मेरी शादी तुमसे करवाई, लेकिन शायद रांझौर के राजा का कोई दुश्मन था जो राजा के सभी वफादारों को रास्ते से हटाना चाहता था। उसकी आवाज में अब एक ठंडा गहरा गुस्सा था, जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता की हत्या की गई और तुम्हारे दादाजी यानी बापू साहब को भी अपने परिवार को उस दुश्मन से बचाने के लिए दूर जाना पड़ा। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी उंगलियों ने गौतम के हाथ को कसकर पकड़ लिया, एक डर के साथ, एक नई समझ के साथ भी। गौतम आगे बोला, जहां तक माहिरा की बात है, वो राज घराने से है। उसे लगता है कि मेरे पिता और बापू साहब ने राजा को बुरे समय में छोड़ दिया था, इसलिए शायद वो मुझसे बदला लेना चाहती है। अवनी का दिल अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी हलचल से भर गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सहानुभूति की चमक भी थी। वो धीमी आवाज में बोली, गौतम, अब मैं सब समझ रही हूँ। गौतम ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में न जाने कितनी कहानियां दबा दी गई थी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, और लाइफ पार्टनर का मतलब वो साथी जो जिंदगी भर साथ चले, साथ निभाए, फिर चाहे उस रास्ते में फूल मिले या फिर कांटे। दादाजी ने मुझे तुम्हारे साथ बंधन में बांधा, उसका असली मतलब मैं आज जाकर समझी हूँ। उसकी आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो करीब आई और दोनों हाथों से गौतम के हाथ को थाम लिया। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, और जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी अवनी का वादा।
गौतम कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें अवनी की आंखों में गहराई तक उतर रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि ये पल हकीकत है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो सोचने लगा, शायद वो सबसे बड़ी जीत थी, भले ही सच अभी भी उसके पास बंद था। रात का सन्नाटा उस कमरे में ठहर सा गया था। खिड़की के बाहर से आती हल्की हवा पर्दों को धीमे धीमे हिला रही थी। चांद की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर अवनी और गौतम के चेहरों पर पड़ रही थी, मानो आसमान भी इस पल का गवाह बनना चाहता हो। पिछले कुछ दिनों में कितनी ही गलतफहमियां, कितने ही तूफान इनके बीच आए, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो इन सब ने इन्हें और करीब ला दिया हो। अवनी धीरे धीरे गौतम की ओर बढ़ी। उसकी चाल में झिझक थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा विश्वास भी। गौतम। अवनी ने बस उसका नाम लिया, लेकिन गौतम के सीने में जैसे कोई मीठा सा कंपन दौड़ गया। उसने उसकी ओर देखा, गहरी, गंभीर और फिर भी बेहद कोमल नजरों से। अवनी का चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था और अगले ही पल वो उसके सीने से लिपट गई। गौतम ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हथेलियां धीरे धीरे अवनी के सिर पर फिसलने लगी, जैसे किसी बच्चे को सुलाने के लिए मां थपकियां देती है। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कान गौतम की धड़कनों से लग गए। हर धड़कन में अवनी को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे हर धड़कन ये कह रही थी कि वो अकेली नहीं है, बल्कि इस दुनिया में कोई है जो हर कदम पर उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए, प्यार करने के लिए। तभी गौतम ने भी धीरे से उसका नाम पुकारा, अवनी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, न सिर्फ प्यार की बल्कि फिक्र की भी। गौतम ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरी इस लड़ाई में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। अवनी ने उसकी शर्ट को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं वो पल खत्म ना हो जाए, और फिर वो अपना सिर उठाकर गौतम की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों नहीं? अगर तुम लड़ सकती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ। गौतम की पलकों ने एक पल को झुककर उस सच्चाई को ढक लिया जो उसके दिल में छुपी थी। उसे पता था वो लड़ाई किसी आम इंसान के बस की नहीं थी। वहां सामने सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि ऐसी ताकतें थीं जो इंसानी समझ से परे थीं। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति से आसमान फाड़ दें, जमीन हिला दें और बिना हथियार के भी किसी की जान ले लें। और अवनी, वो तो उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। उसे किसी भी कीमत पर खतरे में डालना गौतम के लिए नामुमकिन था। वो दोबारा से कोशिश करते हुए बोला, अवनी, ये लड़ाई आसान नहीं है, बल्कि इतनी मुश्किल है जिसे तुम समझ भी नहीं सकती। तो क्या हुआ? मुश्किल हो या मौत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं झेलने दे सकती। गौतम ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान आई, जैसे वो उसकी जिद को पहले से ही जानता हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। अवनी ने भी गौतम की बात का जवाब उसी के इंटेंस तरीके से दिया। और मैं भी नहीं चाहती कि तुम हर घाव खुद पर लो। कम से कम मैं तुम्हारे उन घावों को बांट तो सकती हूँ। उनकी नजरें एक बार फिर मिली, और इस बार वो नजरें ज्यादा देर तक टिकी रहीं। ये वो नजरें थी जिनमें मोहब्बत, जिद, डर और भरोसा सब कुछ मिला हुआ था। गौतम का दिल कह रहा था कि सब सच बता दे, अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपना मकसद, लेकिन वो चाहकर भी वैसा नहीं कर सकता था। और ये सोचकर ही उसके भीतर एक खामोश दर्द उठ रहा था। देखो अवनी, मेरी इस लड़ाई में। अवनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, गलत। तुम्हारी लड़ाई नहीं, बल्कि ये अब हमारी लड़ाई है, और मैं पीछे नहीं हटूंगी। गौतम ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी खतरे से बड़ी थी। वो चमक थी किसी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की, और यही चीज गौतम को डरा भी रही थी। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। बाहर चल रही हवा और तेज हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच उस सन्नाटे में जैसे सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। गौतम ने धीरे से अपना हाथ अवनी के गाल पर रखा, गर्म, मुलायम और भरोसा देने वाले स्पर्श के साथ। अवनी, कभी कभी सच्चाई का बोझ इतना भारी होता है कि वो साथ देने वाले को भी तोड़ देता है। तो फिर मुझे भी टूटने दो, लेकिन मुझे अपना साथ देने से मत रोको। ये सुनकर गौतम ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द होठों तक आकर भी रुक गए। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये दस्तक नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी जल्दबाजी, एक भारीपन था।
मानो बाहर खड़ा इंसान सिर्फ अंदर आना ही नहीं चाहता था, बल्कि उन दोनों की जिंदगी में भी दखल देना चाहता था। अवनी चौंक कर गौतम से अलग हुई। दोनों की नजरें दरवाजे पर टिक गई। गौतम के चेहरे पर एक पल में वही पुरानी सतर्कता लौट आई। उसने अवनी की ओर मुड़कर शांत रहने का एक हल्का सा इशारा किया और फिर धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हल्के से हैंडल घुमाया और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने गीता खड़ी थी, होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मानो पैसों की खनखनाहट पैदा कर रही थी। उसने बिना किसी झिझक के सीधे कमरे के अंदर कदम रख दिए। अरे अवनी, क्या तुम सुनील से शर्त के 1500 करोड़ ले आई? अवनी ने धीरे से अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन गीता को उस नमी से कोई मतलब नहीं था। गीता की आवाज में सिर्फ पैसों की भूख गूंज रही थी। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी में नाराजगी, तकलीफ और अविश्वास सब कुछ था, पर गीता ने बेटी की चुप्पी को अनसुना किया और अब उसकी नजर गौतम पर टिक गई। क्या हुआ? तुम बताओ गौतम, वो पैसे लाए या नहीं? गौतम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर नजर झुका ली। उसके मन में एक गहरी पीड़ा उठी, क्योंकि वो वही औरत थी जो अवनी की मां थी, लेकिन अपनी ही बेटी के आंसू देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी नियत सिर्फ पैसों की गिनती में लगी थी। गौतम के मन में गीता के लिए गुस्सा था, पर उसने खुद को काबू में रखा। वो जानता था अगर उसने इस वक्त कुछ कहा तो हालात और बिगड़ सकते थे। मम्मी जी, हम वहां से कोई पैसा लेकर नहीं आए हैं। गीता की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और वो भड़कते हुए बोली, क्या मतलब? मतलब कि वो दोनों, सुनील और उसका बेटा, पैसा देने के बजाय हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो सब उनका जाल था, जिस वजह से उन्होंने हमें पैसे देने के बहाने बुलाया था। लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला हिस्सा जैसे गीता के कानों तक पहुंचा ही नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वजह गौतम की बात का पहला हिस्सा था, पैसे ना लाना। वो गुस्से से गौतम को देखते हुए बोली, तुमसे बड़ा निकम्मा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें पैसों की कद्र ही नहीं है। 1500 करोड़, जानते हो 1500 करोड़ कितने होते हैं? 7 पुश्ते बैठकर खाती उतने। गीता की आवाज में वो कड़वाहट और ताने थे जो गौतम ने पहले भी महसूस किए थे, लेकिन आज वो ज्यादा चुभ रहे थे। गौतम बस चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें शांत थीं, पर दिल के अंदर गहरे तूफान उठ रहे थे। लेकिन अवनी का सब्र अब टूट रहा था। बस मॉम। उसकी आवाज तेज थी और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या बस? मैं तो सिर्फ। गीता की बात पूरी होने से पहले ही अवनी उस पर बरस पड़ी। मुझे पता है आप क्या कर रही हैं। आपको परवाह ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। आपको सिर्फ पैसों से मतलब है। मेरे आंसू, मेरी जान का खतरा कुछ भी मायने नहीं रखता आपके लिए। गीता का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। अवनी, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ होती तो आज इस वक्त मेरे हालात देखती, ना कि पैसों के बारे में पूछती। कमरे में जैसे एक के बाद एक बॉम्ब फट रहे थे और दोनों की तेज आवाजें गूंज रही थी। आखिर में अवनी बौखलाते हुए बोली, और एक बात अच्छे से सुन लीजिए, अगर आपने मेरे हस्बैंड को आज के बाद कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। अवनी ने पहली बार गौतम को पूरे हक से हस्बैंड कहकर बुलाया था और इस बात ने गीता को भी चौंका दिया था। वो अभी उस बात से उभरी भी नहीं थी कि तभी अवनी ने गुस्से से आगे कहा, और याद रखिए, उस दिन के बाद ना तो मैं आपके खर्चे उठाऊंगी और ना ही मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद करना। गीता अब पूरी तरह घबरा गई। उसकी आवाज में एक बनावटी पन आ गया। अरे नहीं नहीं अवनी बेटा, मैं तो बस तुमसे यूं ही पूछ रही थी, माफ कर दो मुझे। लेकिन अवनी ने ठंडे स्वर में कहा, आप इस वक्त मेरे कमरे से बाहर चली जाइए। मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। गीता ने और वहां रुकना जरूरी नहीं समझा। उसने एक नजर गौतम की तरफ डाली और नाटक करते हुए बोली, गौतम बेटा, मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। गौतम ने गीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत खड़ा, उससे नजरें फेर कर खड़ा रहा और फिर गीता धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अवनी अभी भी गुस्से से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें हल्की सी लाल हो गई थी। गौतम ने धीरे से उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अवनी ने कोई विरोध नहीं किया।
उसका सिर गौतम के सीने पर था और उसकी आंखें बंद थीं। गौतम ने अपनी बाहों की जकड़ और ज्यादा तेज कर दी, जैसे वो अवनी को यकीन दिला रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ ही गौतम के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि अब अवनी को उसका सच पता चल चुका था, भले ही आधा ही सही। जिसका मतलब यह था कि अब उसे अवनी को अपने दुश्मनों से और ज्यादा सुरक्षित रखना था, जिसके लिए वो और भी ज्यादा तैयार था। क्या गौतम का सच जानना अवनी के लिए खतरा और बढ़ा सकता था? कहीं अवनी की वजह से गौतम कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा? अवनी और गौतम का रिश्ता बर्बाद करने के लिए गीता की अगली चाल क्या होगी? पिछली रात जो कुछ हुआ था, उसने उस विला में रहने वाले हर इंसान के दिल और दिमाग में एक अलग सी बेचैनी छोड़ दी थी। गीता अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके कदम भारी थे, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे पर झुंझलाहट और चिंता का मिला जुला भाव था। उसकी चाल में वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हिचक और डर था। पिछली रात अवनी के सामने गौतम का पक्ष लेने की वजह से वो चुप तो हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कल की बहस का सारा जहर बाकी था। वो खुद से बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ बढ़ रही थी। इतने बड़े घर में रहते हैं, लेकिन दिल इनका छोटा ही है। इस गौतम ने मेरी बेटी को ही मेरे खिलाफ कर दिया। मैं भी देखती हूँ ये गौतम कब तक अपनी चाल में सफल रहता है। जी तो करता है उसकी जान ले लूं। लेकिन गीता के मन में एक ही डर था कि अगर उसने अब भी गौतम के खिलाफ बोला और अवनी ने गुस्से में सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो उसके हाथ से सिर्फ उसका हाथ खर्च ही नहीं जाएगा, बल्कि शानदार विला भी चला जाएगा। उस ख्याल से ही उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी जैसे ही वो लिविंग एरिया के पास पहुंची, उसकी नजर वहां खड़े एक अजनबी पर पड़ी। वो आदमी लंबा, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर वाला था। गीता उसकी सिर्फ पीठ देख पा रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर रूखे शब्दों में बोली, तुम कौन हो और अंदर कैसे घुसाए? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके कदम भारी थे और उसकी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव साफ दिख रहा था। जैसे ही गीता ने उसकी शक्ल देखी, वो घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गई। गीता को लगा जैसे उसके सामने कोई दानव आ खड़ा हुआ हो। उस आदमी की त्वचा सांवली थी और उसके बाएं गाल पर एक लंबा गहरा कट का निशान था, जैसे किसी ने धारदार चाकू से खींच दिया हो। उसकी ठंडी बेरहम नजरों में एक अजीब सा सन्नाटा था और सिर पर एक भी बाल नहीं थे। उसकी आंखें गीता पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसकी हर हलचल पढ़ रहा हो। गीता के गले से निकला हुआ हर शब्द जैसे वहीं सूख गया। उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब माहिरा के गुंडों ने विला में घुसकर शिमला बुआ को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया था। उसी डर के साथ उसका पल्लू कसकर उसके हाथों में आ गया। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गौतम की आवाज आई, मम्मी जी, इसे मैंने बुलाया है। गीता की आंखें और फैल गईं। उसके मन में जैसे किसी ने डर का बीज बो दिया, क्योंकि उसे लगा गौतम ने उस गुंडे को वहां इसलिए बुलाया था जिससे वो गीता को उस विला से बाहर फिकवा सके। अगले ही पल गीता के घुटने जैसे खुद ब खुद झुक गए। वो सीधे गौतम के पैरों में गिर पड़ी। दामाद जी, मैं कल रात के अपने बर्ताव के लिए पहले ही आपसे माफी मांग चुकी हूँ। अब पैर पड़ रही हूँ, प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत फिकवाइए। इस गुंडे से तो बिल्कुल भी नहीं। गौतम कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर उसके होठों के कोनों पर एक हल्की दबी हुई मुस्कान आ गई। उसने तुरंत गीता की गलतफहमी दूर नहीं की, बस खड़ा होकर गीता को देखता रहा। गीता की सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और उसकी पकड़ गौतम के पैरों पर और कस रही थी। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। अवनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसकी नजर जैसे ही इस दृश्य पर गई, वो ठिठक गई। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? गौतम ने तुरंत गीता को पकड़कर उठाया। मम्मी जी, आप क्यों? अवनी ने अपनी मां की तरफ सवालिया नजरों से देखा। गीता जवाब देती इससे पहले ही अवनी की नजर उस खतरनाक शक्ल वाले आदमी पर पड़ी। उसके चेहरे पर भी एक क्षण को हैरानी और हल्का डर आया। ये कौन है? गौतम ने अवनी को जवाब देते हुए कहा, ये बादशाह है, तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। अवनी ने चौंक कर बादशाह को देखा, फिर गौतम की तरफ मुड़ी। मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। गौतम उसके पास आया और धीमी आवाज में कहा, अवनी, तुम्हें याद है ना रात को हमने क्या बात की थी? अवनी की आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए रात का सारा मंजर तैर गया। वो समझ गई कि गौतम को उसकी फिक्र है, इसलिए उसने बादशाह को अवनी की सिक्योरिटी के लिए बुलाया है।
अवनी ने हल्के से सिर झुकाकर कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने मकसद पर ध्यान दो। बाकी मुझे किसी का डर नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौतम ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और बस सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर उसने ठान लिया था कि भले ही अवनी कोई बॉडीगार्ड ना रखे, पर गौतम की नजर अब अवनी पर पहले से कहीं ज्यादा रहने वाली थी, उसकी हिफाजत के लिए। वो अवनी को कभी भी ये महसूस भी नहीं होने देगा, लेकिन अवनी के आसपास मंडराने वाली हर परछाई को वो देखेगा, पहचानेगा और मिटा देगा, इससे पहले कि वो अवनी तक पहुंचे। तभी अचानक बाहर से एक तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। आवाज में इतनी ताकत थी कि गीता एकदम चौंक कर बोली, अब कौन आया? गौतम की नजर खिड़की की तरफ गई, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी 3 बार लगातार, जैसे कोई बेचैनी से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। गौतम ने धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अवनी उससे पहले ही आगे बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ, पैर और माथे पर सफेद पट्टियां बंधी थीं, चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी और चेहरे पर एक बुझी हुई थकान, जैसे जिंदगी के बोझ से झुक गया हो। उस शख्स को देखते ही अवनी का चेहरा सख्त हो गया, जबकि गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं गौतम उस शख्स को उस वक्त अपने घर में देखकर हैरान था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सुनील दुरेजा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? अवनी की आवाज में वो गुस्सा था जो लहजे से नहीं, सीधे दिल के अंदर से निकला था। उसकी आंखें जैसे जलती हुई मशालें बन गई थी और उसके होठों पर तिरस्कार की लकीर खिंच गई थी। गीता ने अविश्वास से सुनील की ओर देखा, जबकि गौतम का चेहरा बदलते भावों का एक आईना बन गया था। गुस्सा, बेचैनी और सबसे ऊपर एक डर इस बात का कि कहीं सुनील अवनी और गीता के सामने उसकी पूरी सच्चाई ना बयां कर दे। लेकिन सुनील की आवाज ने गौतम की सोच को बीच में ही काट दिया। इस बार उसकी जुबान में कोई अकड़, कोई झूठी शान नहीं थी, बस एक थकी टूटी हुई विनम्रता थी। अवनी, मेरे बेटे ने जो भी कुछ आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आपकी शर्त के पैसे देने आया हूं, पूरे 1500 करोड़। जैसे ही आंकड़ा गीता के कानों में पड़ा, उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। वो चमक लालच की थी और वो इतनी साफ थी कि अवनी भी उसे पढ़ सकती थी। गीता ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर ही गई। अवनी बेटा, इन्हें माफ कर देना चाहिए, ये तुमसे बड़े हैं और बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। अवनी ने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी मां की आंखों में सीधा देखा। उस नजर में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन गीता के दिल में जैसे चाकू उतर गए। उसे याद आ गया कि पिछली रात अवनी ने उसे कितनी सख्ती से समझाया था कि अब वो पैसों के लिए किसी के आगे नहीं झुकेगी। गीता का चेहरा थोड़ा उतर गया और वो धीरे से पीछे हट गई और दीवार के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सुनील ने इस बीच अपनी जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और उसमें था 1500 करोड़ का चेक, जो मानो रोशनी में भी अपनी कीमत का बोझ दर्शा रहा था। सुनील ने वो चेक सीधे गौतम की तरफ बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। मालिक, इतना सब होने के बाद आपने मेरे खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट वापस ली, उसके लिए धन्यवाद। गीता ये शब्द नहीं सुन पाई, लेकिन अवनी ने जैसे हर लफ्ज को अपने दिल में दर्ज कर लिया। उसका चेहरा सवालों से भर गया और उसकी आंखों में हैरानी का तूफान उठ खड़ा हुआ। गौतम ने उसे बस हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, मानो वो कहना चाह रहा हो कि वो उसे बाद में सब समझा देगा। तभी सुनील ने आगे कहा, इसे एक टोकन ऑफ अपॉलजी कर लीजिए। गौतम ने चेक की ओर देखा, फिर अवनी की आंखों में। अवनी के चेहरे पर अभी भी सुनील के लिए नफरत और नाराजगी थी। अगले ही पल गौतम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेक अपने हाथ में लेकर बीच से फाड़ दिया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपने बेटे संकल्प को थोड़ी तमीज सिखाइए, जो आपने आज तक नहीं सिखाई, और वो बिगड़ता चला गया। चेक के टुकड़े जमीन पर गिरते ही गीता के सपनों का महल ढह गया। उसकी आंखों में जैसे अंधेरा छा गया, लेकिन अवनी के दिल में एक सुकून का झोंका आया। गौतम का यह कदम उसके लिए एक मजबूत संदेश था। ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो ना सही, ये मेरी कार की चाबी है, 12 करोड़ की है, प्लीज इसे मना मत कीजिए। कार की कीमत सुनते ही गीता की आंखें फिर से चमक उठी। उसके मन में जैसे पूरी फिल्म चलने लगी कि वो उस महंगी कार में बैठी है, ड्राइवर चला रहा है और मोहल्ले के लोग जलन से उसे देख रहे हैं।
लेकिन गौतम का चेहरा सख्त था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये चाबी आप मेरे बॉडीगार्ड बादशाह को दे दीजिए। सुनील ने बिना सवाल किए चाबी बादशाह को पकड़ा दी। बादशाह का चेहरा खुशी से खिल गया, जैसे उसे कोई अनमोल तोहफा मिल गया हो। लेकिन गीता का खून खौल उठा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी कार एक मामूली से गार्ड को क्यों दे दी गई। लेकिन अवनी के डर से उसने इस बार भी अपने होंठ बंद रखे। सुनील ने एक एक करके सबको माफी मांगी और धीमे धीमे बाहर निकल गया। उसके पीछे एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाकी लोग भी वहां से चले गए, लेकिन गीता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और पछतावा था, और मन ही मन वो गौतम को कोस रही थी। ये लड़का मेरे सारे सुनहरे सपने तोड़ रहा है। एक ना एक दिन मैं इससे हर उस नुकसान का हिसाब लूंगी जो आज तक इसने मुझे करवाया है। अवनी अपने कमरे में आ चुकी थी। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी और कमरे में बस एक मंद सी रोशनी थी। अवनी बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखें कहीं टिकी हुई, जैसे उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन उस थकान में एक सुकून भी छिपा था, उस बात का जब गौतम ने सुनील के पैसे और कार को नहीं अपनाया था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और गौतम अंदर आया। उसकी आंखें सबसे पहले अवनी पर गईं, जो अभी भी अपनी सोच में डूबी थी। गौतम के चेहरे पर हल्की सी राहत थी कि कम से कम सुनील ने अवनी के सामने गौतम के रॉयल वारिस होने का सच नहीं बोला था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो सुनील की अपनी मर्जी से नहीं हुआ था। शायद गोरा सिंह ने ही सुनील को मना किया था, जैसा गौतम ने उसे करने को बोला था। गौतम एक राहत की सांस लेकर अवनी के पास गया। उसे वहां देखकर अवनी ने धीरे से पूछा, गौतम, एक बात पूछूं? तुमने सुनील के खिलाफ पुलिस केस वापस क्यों लिया? वो भी तब जब उसने और उसके बेटे संकल्प ने हमारे साथ इतनी बड़ी हरकत करने की कोशिश की। अवनी का लहजा सवाल करने वाला नहीं था, बल्कि समझने वाला था। गौतम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ देर तक चुप रहा। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। देखो अवनी, अब तुम्हें मेरा सारा सच पता है। मैं पहले से एक अदृश्य दुश्मन के साथ लुक्का छुपी खेल रहा हूं। मैं और नए दुश्मन नहीं पालना चाहता। सुनील ने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के मुंह में आकर किया। मुझे लगता है कि उसे एक और मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने बेटे को सही रास्ते पर ला सके। गौतम के शब्दों में नरमी थी, लेकिन उनके पीछे एक ठोस यकीन भी छिपा था। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए सोचने वाला इंसान था, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तुम्हारा ये फैसला मुझे गर्व देता है। सुनील से 1500 करोड़ ना लेना और उसकी कार बादशाह को देना, ये किसी छोटे दिल वाले का काम नहीं है गौतम। गौतम हल्के से मुस्कुराया और अवनी के पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। उस पल कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा वादा गूंज रहा हो। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में माहिरा के आलीशान घर में माहौल बिल्कुल अलग था। ड्राइंग रूम के कोने में प्रियंका खड़ी थी, आंखों में हल्की बेचैनी और होठों पर खामोशी लिए। कमरे के बीचों बीच माहिरा और प्रोफेसर आचार्य सोफे पर बैठे थे। तभी प्रोफेसर प्रियंका की तरफ देखते हुए शांत शब्दों में बोला, प्रियंका, जब तुमने गौतम को वो जहर दिया था तब क्या कोई अजीब सी बात हुई थी? प्रियंका की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसकी सोच तुरंत उसी पल में लौट गई। गैलेक्सी होटल का रेस्टोरेंट, जहां उसने दवा के बहाने गौतम को जहर दिया था, और फिर कुछ ही सेकंड्स में वहां एक हल्का सा भूकंप आ गया था। टेबल्स हिल गई थी, गिलासों में रखी वाइन लहराकर गिरने को हो गई थी। लेकिन प्रियंका के दिल में कहीं ना कहीं गौतम के लिए एक नरमी थी। वो जानती थी कि अगर ये बात माहिरा और प्रोफेसर को पता चल गई तो वो गौतम को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी को उसने जानबूझकर दबाया था। इम्पॉसिबल। अगर गौतम के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है तो उस जहर को काटने के बाद उसे अपने आसपास असर दिखाना चाहिए था। प्रियंका की नजरें फर्श पर टिकी थीं, लेकिन माहिरा की आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी थीं। आखिर ये गौतम मरता क्यों नहीं? इतनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार पता नहीं कैसे बच जाता है। तभी प्रोफेसर की आंखें सक्रिय हो गईं, जैसे कोई गहरी चाल उसके दिमाग में पैदा हो रही थी। वो धीरे से बोला, इस बार गौतम को सीधी मौत नहीं देनी है,
बल्कि ऐसी मौत देनी है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। क्या मतलब? प्रोफेसर अपने चेहरे पर एक हल्की शैतानी मुस्कान लिए बोला, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए बलि तो देनी ही पड़ती है। इतिहास इसका गवाह है। और गौतम को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी बलि देनी होगी, तब उस बदनामी के बोझ से वो खुद ही मर जाएगा। कमरे की हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अंधे का खतरा उसमें घुल चुका हो। प्रियंका ने प्रोफेसर के चेहरे को पढ़ा और वो जान गई कि उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा खतरनाक प्लान चल रहा था। और इस सोच ने प्रियंका के दिल में गौतम के लिए एक नई चिंता जगा दी। आखिर प्रोफेसर के दिमाग में कौन सा नया प्लान चल रहा था? क्या प्रियंका माहिरा और प्रोफेसर की मदद करेगी? सुबह की हल्की धूप अवनी के विला के किचन में सुनहरी परत बिखेर रही थी। आज अवनी का मन किसी वजह से हल्का और भरा हुआ था। उसे अब गौतम का सच मालूम था, वो जो गौतम ने उसे बताया था। गौतम की रगों में वो खून बहता था जो एक वक्त पर रियासतों के लिए वफादारी निभा चुका था। वही खून जो अवनी के अपने दादाजी के लिए भी वफादार रहा था। बराबरी के दर्जे वाले लोग, और फिर भी इतने सालों तक अवनी के घर वालों ने गौतम को एक नौकर की तरह ट्रीट किया था। ये सोचते ही अवनी का दिल कसक उठा। एक भारी सा गिल्ट उसकी रगों में उतर आया। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि इतने सालों तक गौतम ने एक बार भी शिकायत क्यों नहीं की। क्यों उसने हमेशा अवनी के परिवार का साथ ही दिया, उनके बारे में ही सोचा। आज उसी गिल्ट को हल्का करने के लिए अवनी ने तय किया था कि वो गौतम के लिए कुछ खास करेगी, और इसकी शुरुआत हो रही थी किचन से। वो उसका मनपसंद नाश्ता बना रही थी और मन ही मन अपने दादाजी को धन्यवाद दे रही थी। दादाजी, आपने मेरे लिए जिस इंसान को चुना वो सच में सोने जैसा दिल रखता है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके ख्याल अब एक और दिशा में बह निकले थे। वो सोच रही थी कि कैसे वो और गौतम एक नई शुरुआत कर सकते थे, जहां कोई भी गलतफहमी या दूरी ना हो, सिर्फ वो और गौतम हो और उनकी छोटी सी दुनिया। ये ख्याल उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ले आया। तभी जैसे किसी ने इस ख्याल की डोर तोड़ दी हो, अवनी की नजर लिविंग एरिया पर पड़ी, जहां दरवाजे पर कोई खड़ा था। जब उसने गौर से देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी। अवनी किचन से बाहर आकर बोली, अरे प्रियंका, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। अवनी को अपने सामने देख प्रियंका एक स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग अवनी जी। वो एक्चुअली गौतम सर 2 दिन से ऑफिस नहीं आए और मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो सोचा घर आ जाऊं। प्रियंका की आवाज में झिझक थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात कह दी। वैसे तो अवनी और प्रियंका के बीच अब तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन आज प्रियंका का इस तरह बिना बताए घर आना अवनी को कुछ अजीब लगा। वजह साफ थी, अब जब अवनी को गौतम का सच पता चल चुका था, वो उसे लेकर पहले से कहीं ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव हो गई थी। और शायद इसीलिए प्रियंका को वहां देखकर उसके अंदर एक अनजानी सी जलन उठी थी। मगर अवनी ने अपने चेहरे पर इसका कोई असर नहीं आने दिया। वो गौतम को आवाज लगाते हुए बोली, गौतम, जरा नीचे आना, प्रियंका आई है। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आहट हुई और गौतम नीचे आया। प्रियंका को अपने घर में देखकर वो भी थोड़ा सरप्राइज था। प्रियंका, तुम अचानक यहाँ कैसे? वो सर, ऑफिस के काम के सिलसिले में। बहाना नॉर्मल था, मगर अवनी की नजरों में प्रियंका के हाव भाव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे थे। दोनों लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ गए और ऑफिस की बातें करने लगे। अवनी भले ही किचन में वापस लौट गई थी, पर उसकी नजरें अभी भी लिविंग एरिया में ही थीं। उसका ध्यान इस बात पर अटक गया कि प्रियंका बहुत पास बैठी थी, इतनी पास कि उनके कंधे लगभग छू रहे थे। यह नजारा अवनी के अंदर उठ रही जलन की लपटों को और भड़का रहा था। थोड़ी देर बाद अवनी ने गौतम को आवाज दी, गौतम, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। गौतम ने प्रियंका की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। प्रियंका ने पहले मना किया, लेकिन फिर गौतम के इंसिस्ट करने पर उनके साथ नाश्ता करने को राजी हो गई। यही वो पल था जिसे अवनी बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसका सपना था कि आज सुबह वो और गौतम अकेले बैठकर नाश्ता करेंगे, एक नई शुरुआत की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अब प्रियंका भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ रही थी, जो अवनी को खटक रहा था।
तीनों के बैठते ही नाश्ते की महक पूरे कमरे में फैल गई, मगर अवनी के दिल में अब हल्की सी कड़वाहट घुल चुकी थी। नाश्ते की टेबल पर हल्की सी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन वो खामोशी सिर्फ अवनी के दिल में थी। बाहर से तो सब नॉर्मल दिख रहा था। गौतम और प्रियंका के बीच ऑफिस के काम पर सीरियस बातचीत चल रही थी, लेकिन अवनी के लिए हर सेकंड जैसे धीमा और भारी हो गया था। अवनी चाह रही थी कि गौतम कम से कम एक बार उसकी तरफ देखे तो सही, लेकिन गौतम पूरी तरह प्रियंका की बातों में उलझा हुआ था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका ध्यान सब प्रियंका की तरफ था। नाश्ता खत्म हुआ तो गौतम ने अपनी और अवनी की प्लेट उठाई और साथ ही प्रियंका की भी। ये एक छोटा सा सलीके वाला जेस्चर था, लेकिन अवनी को लगा जैसे गौतम ने प्रियंका के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसका दिल कसक उठा और उसने कुछ नहीं कहा। गौतम प्लेट्स किचन में रखकर वापस आया तो प्रियंका ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखा। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अकेले में। अवनी ने यह सुना और उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया। बिना कुछ कहे, बिना गौतम की तरफ देखे वो उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। गौतम ने अवनी की उलझन को नोटिस नहीं किया और प्रियंका से बोला, क्या हुआ प्रियंका, इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? प्रियंका जैसे थोड़ा हिचक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए? गौतम थोड़ा कॉन्शियस हो गया और उसकी भौहें चढ़ गईं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अचानक से तुम्हें मेरी सेफ्टी की इतनी चिंता कैसे हो गई? प्रियंका ने अपनी नजरें झुका ली। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। उस दिन जो 2 किलर्स हमें जंगल में मिले थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे या अवनी जी को नहीं बल्कि आपको मारने आए थे। उसके बाद डॉक्टर झुनझुनवाला का केस, और उस दिन ऑफिस के बाहर भीड़ के रूप में आए गुंडे, हर कोई आपके पीछे पड़ा था सर। गौतम का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और शक दोनों थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? सर, आप सिद्धा फार्मा के लिए बहुत बड़े एसेट हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे खुश ना हो और शायद इसीलिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। गौतम ने प्रियंका की हर बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखें प्रियंका के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि वो सिर्फ कहानियां गढ़ रही थी या उसे किसी ने गौतम से वो सब कहने को कहा था। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ रही थी कि प्रियंका उसे किसी खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी। तुम मेरी फिक्र मत करो प्रियंका, मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकता हूँ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी। प्रियंका ने महसूस किया कि अब उसे और कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। गौतम ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें प्रियंका के जाते हुए चेहरे पर टिकी रहीं। मन ही मन उसे प्रियंका के लिए एक हल्की सी अच्छाई महसूस हो रही थी। आखिर उसने उसे किस खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल यह था कि प्रियंका की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो छुपा रही थी। जैसे ही प्रियंका गौतम के विला से बाहर निकली, उसने गहरी सांस ली, पर तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, माहिरा। प्रियंका ने घबराते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से माहिरा की आवाज आई। कहाँ हो तुम? प्रियंका ने झूठ बोलते हुए कहा, ऑफिस में। तैयार रहो, गौतम पर अगला वार करने का समय आ गया है। इतना कहकर माहिरा ने फोन काट दिया। प्रियंका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में घबराहट थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, काश गौतम को मेरी बात समझ में आई हो। मैं नहीं चाहती कि उसे माहिरा की वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़े। गौतम को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि माहिरा और प्रोफेसर आचार्य उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। एक ऐसी साजिश जिसमें सिर्फ गौतम ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर मुसीबत आने वाली थी। वहीं अवनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रियंका को जाते हुए उसने साफ साफ देखा, लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाई। फिर भी उसके दिल में शक का एक बीज जरूर बो दिया गया था कि जरूर प्रियंका के मन में कुछ ऐसा था जो वो दुनिया से छुपा रही थी। अगले दिन गौतम की कार सिद्धा फार्मा के गेट के पास आकर रुकी। उसने देखा कि गेट के दोनों तरफ काले चश्मे, भारे शरीर और एक जैसी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहने कई हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। गौतम उन्हें पहचान गया था कि वो वही गुंडे थे जिन्हें उस रोज उसने संकल्प के रिसोर्ट में देखा था। उसकी भौहें और चढ़ गईं और जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, तभी उसके सामने बादशाह आ गया।
बादशाह, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉस, ये सब गोरा सिंह के और मेरे आदमी हैं। गोरा सिंह चाहता है कि ये लोग हमेशा आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात रहें। गौतम ने एक बार फिर उन आदमियों की तरफ देखा, फिर सीधा उनकी ओर बढ़ा। देखो, आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। तभी उनमें से एक मजबूत चौड़े कंधों वाला आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में इज्जत झलक रही थी। सर, मेरा नाम बिल्लू पहाड़ी है। सच कहूं तो हम लोग पहले सिर्फ गुंडे थे, मार धाड़ करके डर दिखाकर पेट पालते थे, लेकिन आज आपकी वजह से हमें एक इज्जत वाली नौकरी मिली है। अब हम भी सिर उठाकर जी सकते हैं। अब से हमारी वफादारी सिर्फ आपके लिए है। हम जान दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाकी के आदमी चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही भाव था, आभार और वफादारी के भाव। गौतम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को कभी सिर्फ खतरा समझा था, वो अब ढाल बनकर खड़े थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ काम सिर्फ सुरक्षा का है, बाकी कुछ नहीं। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा दिव्यंका का कॉल था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से दिव्यंका की घबराई हुई आवाज आई। गौतम, तुम अभी कहाँ हो? ऑफिस के बाहर हूं, रुक जाओ, 2 मिनट में तुम्हारे चैम्बर में पहुंच रहा हूं। उसकी चाल तेज हो गई। वो फटाफट बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और सीधे दिव्यंका के चैम्बर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा अंदर दिव्यंका, समीर और प्रियंका भी खड़ी थी। सबकी नजरें कमरे के कोने में लगे एक बड़े एलईडी टीवी पर जमी थीं। टीवी पर एक न्यूज चल रही थी, जिसमें जैसलमेर की तस्वीरें थीं और साथ ही रिपोर्टर बता रहा था कि जैसलमेर में एक नई महामारी फैल गई थी। दिव्यंका तेजी से गौतम की तरफ बढ़ते हुए बोली, गौतम, यह महामारी, हमारी बेसिक मेडिसिन भी इस पर असर नहीं कर रही हैं। कोई दवा काम नहीं कर रही। गौतम की आंखें टीवी पर जमी थीं, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भर चुका था। ये कैसे हो सकता है? हमारा बेसिक फॉर्मूला असर क्यों नहीं कर रहा? समीर ने घबराते हुए कहा, ये तो पहले कभी सुना ही नहीं। गौतम, इतनी तेजी से फैलने वाली बीमारी और इतने अजीब सिम्टम्स, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। टीवी पर चल रही फुटेज में भीड़ के बीच गिरते लोग, मास्क पहने डॉक्टर्स और क्वारंटाइन जोन में बंद बस्तियां दिखाई दे रही थी। गौतम का माथा पसीने से भीगने लगा। ये बीमारी ये नेचुरल नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है दिव्यंका। नेचुरल नहीं मतलब? तुम कहना क्या चाह रहे हो? गौतम धीरे से स्क्रीन से नजर हटाकर दिव्यंका और समीर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बीमारियां देखी हैं, उनका इलाज किया है, लेकिन ये अलग है। सबसे अजीब बात यह है कि मेरी कल्पभद्रा जड़ी बूटी से बनी दवाइयां भी इस पर असर नहीं कर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? कल्पभद्रा तो हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया पर असर करती है। शायद ये बीमारी बन गई है, किसी ने जानबूझकर फैलाया है। ये मैन मेड है। ये सुनते ही दिव्यंका और समीर की सांसें थमसी गईं। कमरे में एक ठंडी खामोशी छा गई। तभी दिव्यंका बोली, लेकिन ये किसने किया होगा और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, ये बीमारी है क्या? इसके सिम्टम्स भी तो अजीब हैं। हाई फीवर, स्किन रैशेज, हेलुसिनेशंस और फिर अचानक मल्टी ऑर्गन फेलियर। गौतम ने सिर झुका लिया। दिव्यंका की बातें सच थीं। उस बीमारी का कोई पैटर्न ही नहीं था। एक एक कर जिंदगियां बुझ रही थी और वो बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन वो सबके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। मुझे अभी सारी डिटेल्स चाहिए। ये बीमारी कब और कहां से शुरू हुई, इसके सही सिम्टम्स क्या हैं और इसका असर शरीर पर कैसे पड़ रहा है। जब तक मैं ये समझूंगा नहीं, तब तक नई दवा बनाना नामुमकिन है। तो फिर तुम करने क्या वाले हो? गौतम ने धीरे से गहरी सांस ली और उसकी आंखों में ठान लेने वाली चमक आ गई। मैं इस बीमारी को हर हाल में हराऊंगा, चाहे इसके पीछे कोई भी हो। मैं ऐसी दवा जरूर बनाऊंगा जिससे लोगों की जान बच सके। समीर और दिव्यंका ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को गौतम के डिटर्मिनेशन में वो पुराना जज्बा नजर आ रहा था जो उसने हर मुश्किल में दिखाया था। बिना वक्त गंवाए गौतम सीधे अपनी लैब की तरफ बढ़ गया। लैब का दरवाजा खुलते ही जड़ी बूटियों की महक और साइंटिफिक इक्विपमेंट की गूंज ने उसे घेर लिया। वहां रखी शीशियों में कालभद्र का अर्क, माइक्रोस्कोप्स और रिसर्च पेपर्स की फाइलें बिखरी हुई थी। गौतम ने लैब कोट पहना, टेबल पर बैठा और सामने खाली पन्ना रख लिया। उसके हाथ में पेन था, लेकिन दिमाग में सिर्फ सवाल कि शुरुआत कहां से करें। वो अपने मन में बड़बड़ाया। सबसे पहले इन्फेक्शन का सोर्स ढूंढना होगा, फिर उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर समझना होगा।
सिम्टम्स के पैटर्न को डिकोड करना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। गौतम ने एक पल के लिए नजर उठाई और जैसे ही स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखी, उसकी आंखें चौड़ी रह गईं, क्योंकि उस पर वो नाम लिखा रहा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस शख्स ने उसे उस वक्त क्यों कॉल किया था। आखिर वो कॉल किसका था? क्या उस महामारी के पीछे प्रोफेसर आचार्य और माहिरा का हाथ था? क्या गौतम उस महामारी को रोक पाएगा?